सरकार को अब ये लग रहा है यार हमारा रुपया के गिरने का कारण सोना भी था। हफ्ते 2 हफ्ते में आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट आ सकती है। घरों में पड़े सोने की बात है, लोगों को चिंता हो गई। 30,000 टन में से 20,000 टन भी आपको याद है मैंने बताया था अगर आ जाता है सरकार के पास तो हमारी भविष्य में हमारी करेंसी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। चीन यही काम कर रहा है। समथिंग इज कुकिंग इन द किचन। कुछ कुछ तो पक रहा है वहां। तो 2 मोर्चों पे काम चल रहा है। कभी मैंने सरकार को सोने के बारे में इतना सोचता हुआ नहीं देखा जितना मुझे आजकल दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर कि अमेरिका और ईरान के बीच अब पीस डील साइन होने वाली है। 19 तारीख को कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में ये शांति डील साइन कर दी जाएगी और दुनिया के ऊपर मंडराने वाला चलने वाला ये बड़ा खतरा शायद अब टल जाएगा। हमारे साथ इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोहली, वित्तीय विशेषज्ञ हैं। तमाम चीजों पर हमें अपनी राय जानकारी देते हैं, क्योंकि इस घोषणा के बाद से शेयर बाजार, सोने चांदी में भी तेजी देखी गई है, उछाल देखी गई है। तो क्या अब इसका मतलब है, ये सब चीजें समझते हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं, अब तो ईरान ने भी कह दिया है, तो 19 तारीख को शांति डील साइन हो जाएगी। अब तो आपको कोई संदेह नहीं है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है तो 5 दिन 5 साल हैं। ठीक है। क्योंकि वो जिस तरीके से रंग बदलते हैं बीच में, अभी 5 दिन में क्या होता है फिर, क्योंकि इसराइल इसमें से आउट है। इसराइल ने कोई बयान अभी तक ऐसा नहीं दिया है। हाँ। इसराइल को सुबह डांट भी पड़ी है, उन्होंने नाराजगी जतलाई है अपनी कि इसराइल तुमने अच्छा नहीं किया। कल लेबनान के ऊपर जब हम बातचीत हो रही थी तो उस समय तुमने बमबारी कर दी लेबनान के ऊपर। हाँ। तो इसराइल के लेके इसराइल क्या रुख अपनाता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात मानता है नहीं मानता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, 5 दिन है तो डोनाल्ड ट्रंप तो दिन में 3 बार पलटी मारते हैं, तो अभी 5 दिन है तो हमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और ये डील कहाँ है? ये तो कॉम्प्रोमाइज है विक्रांत, इसमें हाँ। डील कहाँ है? हाँ। यूरेनियम चाहिए था, यूरेनियम छोड़ दिया। हाँ। ठीक है, न्यूक्लियर की वजह से मिसाइल प्रोग्राम पे बात थी, वो छोड़ दिया। खमीनाई थे, खमीनाई छोड़ दिया। तो सिर्फ एक चीज ईरान ने जो मांगी है कि टोल नहीं लगाएंगे, उसके बदले में $12 बिलियन के जो फ्रोजन एसेट्स थे वहां पर वो रिलीज करने की बात हो रही है। तो ये तो डील का मतलब होता है कुछ आप मानिए कुछ मैं मानूं। हाँ। ठीक है, ये तो वन साइडेड है। दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज। ऐसा लग रहा था ट्रम्प साहब का बर्थडे था कल, 80 साल के हुए हैं। वो हाँ। अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहते थे कि बर्थडे वाले दिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि 80वें साल में मैंने दुनिया में लड़ाई रुकवा दी जो उन्होंने खुद ही शुरू करी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दूं। हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था, उसको खोल के कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। वो तो पहले ही खुला हुआ था लड़ाई से। तो वो उसको उसको पहले हो जाने दीजिए फ्राइडे। मैं आज पहले जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो मैंने शाम को पार्टी में जाने का प्रोग्राम बना लिया था। जी। क्योंकि मार्केट गिफ्ट निफ्टी सुबह 300 से ऊपर था, अभी भी गिफ्ट निफ्टी पौने 300 से ऊपर है। सोने चांदी में भी उछाल आया था $100 से ऊपर का, तो मैंने सोचा आज पार्टी चलते हैं। हाँ। पर फिर मुझे याद आया, हो ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, तो मैंने पार्टी को सैटरडे पोस्टपोन कर दिया है कि पहले फ्राइडे ये हो जाए। हाँ। उसके बाद पार्टी पे जाएंगे अपने कुछ मित्रों के साथ जो अर्थशास्त्र और फाइनेंस में रुचि रखते हैं। तो वही सैटरडे को करेंगे। मैं नहीं पार्टी करने वाला इस हफ्ते किसी भी हालत में, उससे अच्छा, पहले। जब तक साइन ना हो जाए तब तक आप ना भरोसा ना नहीं ना ना करेंगे? ना। इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है। हाँ। तो ये जब तक हो नहीं जाता तब तब इस पे करेंगे। पर फिलहाल देखिए, मैं निराशावादी भी नहीं साउंड करना चाहता हूँ। मान लेते, क्योंकि मुझे लग रहा है अब ये करेंगे नहीं लड़ाई, क्योंकि सारा ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो हाँ। कॉम्प्रोमाइज वही व्यक्ति करता है जो वाकई में लड़ाई नहीं करना चाहता, अब बमबारी नहीं करना। तो हो तो जाएगी। पर ये है कि बीच में इसराइल कुछ भाजी न मार दे। पता लगा इसराइल ने फिर लेबनान पे हमला कर दिया, ईरान ने कहा जवाब आड़ में हम नहीं करते। अब तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप ऐसा होगा नहीं, पर लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक। और ऑप्टिमिज्म पे देखिए, आज मार्केट देखिए, सोना चांदी देखिए कहाँ क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने तो पार्टी कर ली। हाँ। सर, आज कच्चे तेल की कीमतों में भी, जब ये खबर आई थी कि 19 तारीख को होगा, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। और सोने चांदी में जो अचानक से उछाल आया, जो आपने बताया था कि एक तात्कालिक उछाल आएगा, तो क्या ये उसी तरीके से है या अभी सोने चांदी में थोड़ा और संभल कर देखने की जरूरत है? नहीं, सोने चांदी के लिए अभी विक्रांत इस हफ्ते एक और बड़ा इवेंट है। मैंने हाँ। कहा था आपको दो अड़चने हैं। एक तो ये थी अड़चन जो बॉन्ड हाँ। यील्ड की, डॉलर इंडेक्स की, क्रूड और डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे आया। बॉन्ड यील्ड 4.5 से नीचे आया है। क्रूड ऑयल 83 पे आ गया, तो डॉलर की मांग जो है वो कम हुई है उस कारण से। पर अभी फेड की जो मीटिंग है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी भी सरदर्दी, 4.2 इन्फ्लेशन आया, वो भी बॉन्ड यील्ड को बहुत प्रभावित करता है।
हम्म। तो 16-17 को केविन वॉश जो उनके नए चेयरमैन है वो मीटिंग हेड कर रहे हैं, अपनी पहली पहली मीटिंग है। तो अब लग रहा है बढ़ाएंगे तो नहीं, बढ़ाते तो खैर वैसे भी नहीं, वो डोनाल्ड ट्रम्प के आदमी है, बढ़ाने नहीं देते उनको। पर उनकी कमेंट्री बहुत मैटर करेगी, जो वो कमेंट्री करेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि कोई रेट में चेंज नहीं होगा, गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, हम्म। ऐसा मुझे लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग। हम्म। पर ये है कि अगर कमेंट्री करेंगे कि भाई आने वाले जो बाकी के 6 महीने हैं इस साल के, हाँ। उस साल में आगे वो रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रम्प तो उनको ये कहेंगे भैया अब तो मैंने क्रूड ऑयल नीचे आ गया, अब तो महंगाई वगाई जो बढ़ी थी वापस जाएगी एंड ऑल दैट। सो हाँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर मे बी लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। अगर वो ऑप्टिमिज्म कमेंट्री में आया तो आपको सोना चांदी यहाँ से $4,500 के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। ओके। और शेयर बाजार में भी आज सर जैसा आपने जिक्र भी किया, तो एकदम से उसका नजर आया और लोग ये कहने लगे हैं कि अब शेयर मार्केट जल्दी रिकवर कर सकती है, क्योंकि ये अपना बॉटम देख चुकी है और अब अगले 1-1.5 साल शेयर बाजार में चांदी रह सकती है। क्या इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए शॉर्ट टर्म में तो कोई मुझे बहुत ज्यादा हरियाली अभी इतनी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट बनती है कंपनीज से, हाँ। और कंपनीज के प्रॉफिट, ये जो इन्फ्लेशन हुआ है, ये इन्फ्लेशन जो जो इन्फ्लेशन विक्रांत जो ऑलरेडी सीप इन कर चुका है सिस्टम में, हाँ। वो तो आपको मैंने सीलन का एग्जांपल देता हूं। हाँ। जो एक बार सीलन दीवार पे आ चुकी है वो सूखते सूखते सूखेगी, इतनी जल्दी नहीं सूखेगी। तो इन्फ्लेशन जो है वो जब तक रिसीड नहीं करेगा तो कंपनी तो, ये जो Q1 जिसको हम कहते हैं, Q1 तो प्रेशर में रहेगा, अप्रैल हाँ। जून, जिसके रिजल्ट सीजन जुलाई में होता है। हम्म। उसके बाद Q2 भी मुझे लग रहा है प्रेशर में रहेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को जाते जाते जाएगी, ये बहुत एकदम से नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन आपकी अब 3.9 थी, अब गिर के 2 आ गई अगले हफ्ते, ऐसे नहीं होता है। हाँ। क्योंकि फैक्ट्री में जो महंगा माल बना है वो स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, फिर रिटेल में पहुंचा। तो वो जो माल ऑलरेडी पाइपलाइन में आ चुका है वो तो महंगा ही बिकेगा, और हम्म। लोग भी महंगा खरीदेंगे, फैक्ट्रीज को भी महंगा मिलेगा, फैक्ट्रियों के जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी महंगा है। तो हाँ। Q2 भी टफ रहेगा। Q3 और Q4 सब्जेक्ट टू कि और कुछ जियोपॉलिटिकल लेवल पर या कोई ऐसी नहीं आती है बात। हम्म। और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है जब युद्ध से ध्यान हटेगा तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है इनमें जो रिसेशन आया है, जैसे यूके में अभी जीडीपी माइनस में आई है, हाँ। तो इनके रिसेशन भी जब जैसे जैसे इसके बारे में चर्चा होगी और आगे क्या निकलता है। और एक और कल मैंने कल शाम को एक एक बड़े चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया, टीवी चैनल को, जिन्होंने मेरे से ये सवाल किया हाँ। कि अमेरिका की डॉलर की परचेजिंग पावर घट गई है। हाँ। यानी कि डॉलर $100 में आप जो सामान लाते थे वो अब $150 में आता है, तो इसका मतलब है कि डॉलर कमजोर हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू से। हम्म। तो वो महंगाई की वजह से हुआ है। ये तो ऐसा तो महंगाई होती तभी होता है जब तभी होता और है। दूसरा अमेरिका छापता है डॉलर, आप जितना छापेंगे तो देयर बी मोर मनी चेजिंग सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। हम्म। तो वो एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आगे की दिशा तय करेंगी। तो स्टॉक मार्केट के लिए और गोल्ड सिल्वर के लिए भी मुझे लग रहा है इमीडिएटली बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच चाहिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप काम होगा। हम्म। मुझे लगता है क्रूड ऑयल अगर $70 तक आ जाए, हम्म। 75-70 के बीच में, तब जो है रिकवरी जल्दी होगी। अगर क्रूड ऑयल यहीं पर अटक गया आके, क्योंकि अभी भी हमारी भारत की बात करें तो अंडर रिकवरी अभी भी जारी है, 83 पे भी अंडर रिकवरी है। और मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मानूंगा जिस दिन पेट्रोल डीजल की ये ₹7.5 वापस ली जाएगी, अगर ये हाँ। वापस ली जाती है तब यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी जल्दी होगी, जो स्पीड हम पहले थे उस स्पीड पे आ जाएंगे। सर आज एक वो भी उस खबर पे भी आपका जानना चाहूंगा, जो सरकार ने बैंकों से डिटेल मांगी थी गोल्ड लोन के लेकर, तो उसकी भी आज डेडलाइन है, आज सोमवार तक सभी बैंकों को ये देनी है। तो उसकी भी बहुत चर्चा है सर लोगों में, लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई बड़ी नीति सच में सरकार लेके आ सकती है, आखिर इन सब डाटा के पीछे क्या सरकार की मंशा है। तो लोगों को लग रहा है कि गोल्ड को लेकर, क्योंकि जो घरों में गोल्ड है उसको लेकर कई बार बात की जाती है, मंदिरों में जो गोल्ड है उसको लेकर कई बार बात की जाती है, लोगों के जहन में ये इस तरीके की बातें हैं कि क्या सरकार कुछ ला रही है, क्या सरकार कुछ सोच रही है, बिना कुछ फैसले के तो इस तरीके की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। देखिए वित्त मंत्री महोदया का कल एक बयान आया, अभी हाँ। आज कुछ अखबारों ने उसको छापा है कि गोल्ड को ले उन्होंने कहा कि रुपया क्रूड ऑयल की वजह से प्रेशर में आया, हाँ। और उन्होंने कहा कि सोने की वजह से, सोने के इंपोर्ट की वजह से प्रेशर में आया। तो मुझे लग रहा है सरकार को अब ये लग रहा है यार हमारा रुपया के गिरने का कारण सोना भी था। हम्म। उनको लग रहा है ये ऐसी ऐसी क्या चीज थी जो जिसकी वजह से हमारा रुपया प्रेशर में आया, क्योंकि हाँ। इंपोर्ट $72 बिलियन का अगर आप इंपोर्ट 25-26 में करेंगे साल में, तो रुपया तो प्रेशर में आएगा। तीसरी सबसे बड़ी इंपोर्टेड कमोडिटी थी। तो सरकार अब इस पे विचार कर रही है, यार सोने को हमने हमने इतने दिन तक ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है सोने चांदी पे रैशनिंग, सोने चांदी पे सेलेक्टिव इंपोर्ट्स,
सोने चांदी का जो घरों में पड़ा है, हो सकता है उस पर भी कुछ आए। गोल्ड मेटल लोन्स की, जी हाँ, बैंक बैंक वाले लगे होंगे आज सारी हाँ। डिटेल्स बनाने में, कितने गोल्ड मेटल लोन उन्होंने लिए हैं सरकार को, जिस फॉर्मेट में उन्होंने रिपोर्ट करना है। ये लोन मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने मिस किया उनको हाँ। दोबारा बता देता हूँ कि ये मेटल टू मेटल लोन होता है, यानी कि विदेश से ये बैंक्स सोना मंगाते हैं और उस सोने को ये लोन दे देते हैं ज्वेलर्स और इंपोर्टर्स को, हम्म। सोने को, और फिर वो वापस भी सोने में कर सकते हैं आप, या उसको कैश में आप इंटरेस्ट जोड़ के कर सकते हैं, या सोने को एक्रीशन करके कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गोल्ड मेटल लोन। हाँ। ये गोल्ड मेटल लोन, गोल्ड एक्चुअल गोल्ड ही लोन में दे दिया जाता है। तो ये इसके बारे में आज डिटेल्स देंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है आने वाले कुछ हफ्ते में या हफ्ते 2 हफ्ते में आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट आ सकती है, जिससे जो हमने इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च किया स्वर्ण के आयात में, हाँ। उस पर कुछ कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। जहां तक घरों में पड़े सोने की बात है, लोगों को चिंता हो गई है, क्योंकि बड़े सारे मैं देख रहा हाँ, था बहुत चिंता हो, चर्चा सोशल होने मीडिया लगी है पे सर। हाँ। थंबनेल्स घूम रहे हैं, क्या आपका सोना सरकार ले हाँ। लेगी, क्या छीन लेगी, क्या कर लेगी, देखते हैं। मैंने अब हालांकि मैंने जो गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक की सलाह दी थी, हाँ। अगर कुछ उस लाइन पे काम किया जाए तो फिर इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ मैंने कहा था एमनेस्टी स्कीम निकालनी चाहिए हाँ। कि भाई जिसको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप अपने सोने को जमा करा दीजिए। और ऐसे का मेरा हार है तो हार रहे, कंगन है तो कंगन रहे, चेन है तो चेन रहे, उसको तुम छेड़खानी नहीं करोगे। पासबुक मुझे मिल जाए कि इतना सोना था, उस पर मुझे कुछ साल का ब्याज मिले। पर एमनेस्टी स्कीम में आपको एक ब्लॉकचेन लगाना पड़ेगा, वरना लोग ब्लैक के पैसे को वाइट करना शुरू कर देंगे, सोना खरीद खरीद के वहां जमा करना शुरू कर देंगे, सब वाइट हो गया। क्योंकि उस एमनेस्टी स्कीम में आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ। इसको 30,000 टन में से 20,000 टन भी आपको याद है मैंने बताया था, अगर आ जाता है सरकार के पास, तो हमारी भविष्य में हमारी करेंसी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है विक्रांत। ये मैं आपको बहुत भविष्यात्मक बात कर रहा हूं, क्योंकि चीन यही काम कर रहा है। हाँ। चीन को तो लगातार सोना मंगाना पड़ रहा है, हमारे यहाँ तो घर का घर में सिर्फ इधर से उधर होगा। और लोग डरेंगे तभी नहीं, अगर साथ में कोई एमनेस्टी स्कीम प्रॉपर अनाउंस की जाएगी। लेकिन सर एक चीज और की, जिस तरीके से आपने भी कहा कि कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो है बयान आना, जब उन्होंने सोने को लेकर बोला, वित्त मंत्री के बयान की आपने बात की कि सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है इस सोने के आयात को लेकर, और जिस तरीके से अब ये बैंकों से डिटेल मांगी गई है, यानी कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जिसको लेकर के सरकार करना चाह रही होगी ये। लेकिन क्योंकि सोना बड़ा सेंसिटिव इशू भी है हिंदुस्तान में, तो सरकार के मन में ये दुविधा भी होगी, फैसला ऐसा हो जो लोगों को उनके खिलाफत ना लगे, उसकी उसका विरोध ना लगे, तो बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन भी होगी। इंग्लिश में कहावत होती है विक्रांत, समथिंग इज कुकिंग इन द किचन। हम्म। कुछ कुछ तो पक रहा है वहां, हाँ। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये डिटेल्स मांगना, जैसे आपने कहा, हाँ। प्रधानमंत्री का सोने के बारे में चर्चा करना, मेन कंसर्न है कि हमने $72 बिलियन, 99% सोना आयात किया जाता है, हमने $72 बिलियन बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार का हाँ। हमने सोने जैसी चीज पर क्यों खर्च किया। हम्म। $12 बिलियन हमने चांदी पे खर्च किया, दोनों मिला के $84 बिलियन हमने सोने चांदी पे खर्च करते चले। चांदी तो इंडस्ट्रियल यूज भी है, तो उनको लग रहा है यार ये अवॉइड हो सकता था, हाँ। इसको हम रेगुलेट कर सकते थे, इसको हम छटनी कर सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो दो मोर्चों पे काम चल रहा है। एक तो मुझे लग रहा है इंपोर्ट से संबंधित रिस्ट्रिक्शन जो चांदी पे लगी है ऐसी, ये तो लगभग मुझे तय लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते 2 हफ्तों में आ जाएगा। दूसरा, लोगों के घरों में जो पड़ा सोना पड़ा है, उस पे भी कुछ ना कुछ पॉलिसी आ सकती है। मंदिरों में जो सोना है, घरों में जो सोना है, देखते हैं क्या आती है। अभी तो सरकार स्वर्णमय, चिंतन में स्वर्णमय हो गई है। हाँ। कभी मैंने सरकार को सोने के बारे में इतना सोचता हुआ नहीं देखा हाँ। जितना मुझे आजकल दिख रहा है। कभी उन्होंने सोने का इतना चिंतन नहीं किया। हम आप तो बहुत चिंतन करते हैं अपने हाँ। वीडियोस में, हाँ। पर सरकार अब इस बार इतने सोने का चिंतन कर रही है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, इस चिंतन से कीमतों का कोई लेना देना नहीं हाँ। है, क्योंकि कीमत अंतरराष्ट्रीय होती है। कीमत वहां से तय होती है, वो जो चाचा जी के देश से। हाँ। तो हमारे को कीमत से कोई इसका लेना देना नहीं है, पर हाँ फिजिकल कस्टडी गोल्ड वगैरह की मैटर करता है। सर आपने कच्चे तेल की जो बात की थी उस पर भी लोगों का बड़ा ध्यान है, और जो पब्लिक ये जानना चाहती है कि अब सर कई एक्सपर्ट्स को हम लोग सुन रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो 70-75 की आपने बात की कि वहां पर आए तो थोड़ी राहत मिले, लेकिन उनका अधिकतर जो तेल और बाकी इसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनका कहना है कि अब कम से कम 6-8 महीने ऐसा सोच पाना कि तेल अपने पुराने दाम पर जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। तो क्या ये संकट अभी युद्ध के बाद भी इसी तरह चलता रहेगा, यही इसी तरीके से कष्ट देता रहेगा अभी? देखिए, जब तक सप्लाई नॉर्मलाइज नहीं हो जाती विक्रांत, तब तक के लिए कहना बहुत कठिन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले
हम्म। और राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा चलो जहाज का इंजन स्टार्ट करो, चलो वापस। अपने अपने सैनिकों को कहा तुम होम सिक फील कर रहे होगे, उनके सैनिक कह रहे होंगे कहाँ यार पानी में छोड़ दिया हमें, वापस लेके हमें वापस घर जाना है। तो हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जब नॉर्मल सप्लाई, जहां से दुनिया का 20% ऑयल आता है, जब वो सप्लाई नॉर्मलाइज होगी, हाँ, इधर ओपेक कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करे, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नॉर्मलाइज हो, ठीक है, तब तब और इन डेवलप्ड नेशंस के आर्थिक आंकड़े सही तरीके से सामने आए, तब क्रूड ऑयल की कीमत तो इन तीन चार चीजों पे डिपेंडेंट है। तो जब तक ये सारी चीजें, तो मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच है। पर मुझे लग रहा है कि $75 तक तो अगर ये डील साइन हो गई तो आ जाएगा। अच्छा। अब हम रह जाएंगे $10 दूर उस हाँ, लेवल से जहां से हम चले थे। हाँ, तो अब कोई बहुत ज्यादा, कम से कम भारत के लोग तो ये सोच रहे हैं भैया ये पेट्रोल डीजल की यार कीमतें वापस करो, ₹7.5 बहुत चुभ रही है, लोग जितनी बार जा रहे हैं बहुत चुभ रहा है। कुछ लोगों ने आवाजाही कम कर दी है, घर के बजट बिगड़ रहे हैं। कहाँ लोग, जो आदमी ₹2,000 ₹1,000 बाइक पे खर्च करता था महीने का, उसके 1,200 1,300 जा रहे हैं। कार वाला अगर 3,000 खर्च करता था, उसके 4,000 3,600 4,000 जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा जरूरी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, ओपेक ओपेक प्लस कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी डैमेज हुई हैं। हाँ, ये तो आप मानते हैं। हाँ, कतर में वो जो एलएनजी का था, गैस के हाँ, बारे में, वो तो कहते हैं 2-3 साल के लिए डैमेज हो चुका है। तो क्या वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज नॉर्मल काम करती हैं? जितना जितना तेल 20% सप्लाई दुनिया की जाती थी वो जाए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज के बाद में आए। और आर्थिक आंकड़े इन देशों के, इस युद्ध के चक्कर में क्या था कि हमें जो एग्जैक्ट इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं इन कंट्रीज के, वो नहीं सामने आ रहे थे, क्योंकि सारा ध्यान सबका युद्ध पे था। अब युद्ध से ध्यान हटेगा तो लोग अपनी अपनी जेब, अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो इन 2-3 चीजों पे निर्भर करेगा। उम्मीद करते हैं कि नीचे आएगी, बट इट इज टू अर्ली टू से। सर 70-75 की जो आपने बात की कि आपको उम्मीद है कि डील के साइन होते ही आ जाना चाहिए 75 के करीब। तो अगर 75 के करीब आती है तो जो भारत में बढ़ोतरी हुई है, क्या वो वापस लेने पर विचार उस लेवल पर किया जा सकता है? क्योंकि जनता तो सर अपना खर्चा तो कम कर सकती है कि ट्रैवल कम कर रहे हैं लोग और कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल को बचाया जाए, लेकिन डीजल के कारण जो महंगाई है उससे तो कोई बच ही नहीं पा रहा। बिल्कुल वापस होनी चाहिए विक्रांत, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 65 और 70 के बीच में थे युद्ध शुरू होने से पहले, करीब मुझे याद है $67 $67 के आसपास था जिस दिन 28 फरवरी को ये युद्ध घोषित हुआ। उससे पहले के जो लास्ट वीक ऑफ फरवरी था, उसमें करीब $67 के आसपास कीमत थी। तो अगर अगर 70-75 आ जाती है, तो आपकी ज्यादातर जो अंडर रिकवरी है विक्रांत, वो अंडर रिकवरी तो करीब 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 नेगेट हो जाएगी। तो अगर हाँ, अंडर रिकवरी, आप ये ना हो कि ऑयल मार्केटिंग का भैया जो पीछे घाटा हुआ है पहले तो हम उसको पूरा करेंगे, फिर हाँ, उसके बाद हम कम करेंगे, तो अलग बात है। पर मुझे लग रहा है कि सरकारी कंपनी है और सरकार की बात मानेगी। सरकार भी ये डायरेक्टिव देंगी कि भाई अब आपने बहुत हो गया, अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब आ जाओ, वापस आ जाओ अपनी अपने पुराने उस पे। और 70-75 पे मुझे लग रहा है ₹7.5 में से कम ₹5 हम्म, कम से कम रिवर्स हो जाने चाहिए। अगर 70-75 आते हैं, आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखे, 2-2.5 रुपए आपने बढ़ानी है, इतना तो वैसे ही साल 2 साल में थोड़ा बहुत, हालांकि 4 साल बाद बढ़ी थी ये कीमतें। अब पिछले को भरपाई करने की अगर सोचने लग गए, फिर तो नहीं आएगी। हम्म, अगर आप कहें कि जो अभी तक हाँ, घाटा हुआ 1.25 लाख करोड़, तो सरकार ने दिया इनको जब 76 दिन तक कीमत नहीं बढ़ी थी, करीब करीब 1.25 लाख करोड़। ये कहें कि पहले हम वो भी पूरा करेंगे, अब वो भी पूरा करेंगे, मुझे लग रहा है ऐसे नहीं सोचना चाहिए ओएमसीज को। इनको अब जैसे जैसे, बल्कि जैसे ही 80 से नीचे आए, तो हम्म, इनको ये संकेत दे देने चाहिए। पहले आप ₹2, जैसे आपने किस्तों में बढ़ाए थे ना, हाँ, आज किस्तों में घटा दीजिए, लोगों को हाँ, एतराज नहीं है। आप एक साथ मत घटाइए। जैसे हम सो के उठते थे सुबह, आज इतने बढ़ गए, हाँ, ऐसे ही सो के उठ के एक सुंदर स्वप्न से जगवाइए ना हमें कि अब ₹2 हो गए कम, अब ₹2.5 हो गए कम, अब ₹1 हो गया, अब 79 पैसे कम हो गए। अरे हाँ, इतना ही करके करिए, करिए तो सही। आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज शुड डू दैट, क्योंकि डीजल की जो बढ़ोतरी है, वो इस युद्ध के रुकने की सारी बेनिफिट को नेगेट कर देगी आने वाले 2-3 महीनों में, अगर इसको कम नहीं किया गया। मतलब सर यानी किस मतलब जो तरीके के सर? हाँ, मतलब जो 2-3 महीने में जो इन्फ्लेशन हमारे सिस्टम में सीलन की तरह घुस गई है, उसको उसको अगर हमने नेगेट करना है, यानी कि उसको अगर हमने रिवर्स करना है, हाँ, तो आपको कीमत घटाएंगे तभी वो नेगेट होगा। अगर कीमत नहीं घटाएंगे तो वो तो देखिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वो सब महंगे आते रहेंगे। और डीजल की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। हाँ, तो आप भले ही सप्लाई हमारी नॉर्मलाइज हो गई,
क्रूड ऑयल की कीमतें वहां, हमारे लिए तो क्रूड ऑयल की कीमतें आम आदमी के लिए तो तब गिरी कोई मानी मतलब जाएगी ना जब तक, हाँ जब हम पेट्रोल पंप पे कम देंगे। हाँ जब हम जो सामान खरीद रहे हैं दुकानों पे जाके, सब्जी तेल घी आटा फल सब्जी, ये सब कम होगा हमारे लिए, तो तब गिरी ना क्रूड ऑयल। हमें क्रूड ऑयल वहां 83 हो गया, हमारी जेब पे वही भार पड़ रहा है, तो फिर इसका कोई लोगों के लिए मायना नहीं है, खाली खाली दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो हाँ इसलिए इसलिए जब तक ओएमसीज इसको भारत में अब इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगी, तब तक आपको इसमें राहत नहीं मिलेगी, तब तक वो इन्फ्लेशन धीरे धीरे सीलन की तरह और फैलती रहेगी। इसको तुरंत, बल्कि अगर मेरे हाथ में होता हाँ विक्रांत, तो हाँ आज जैसे $83 आई है, तो मैं कम से कम 2 रुपए एक सांकेतिक रूप से हाँ आज ही पेट्रोल डीजल की कीमत घटा देता। फिर नहीं होते, ट्रम्प साहब का मूड बदलता, फिर हाँ बढ़ा देता। हाँ पर हमें अब ऑयल मार्केट कंपनी को दिखाना चाहिए कि हम सेंसिटिव हैं। हाँ उधर कम होती है हम कम कर देते हैं, उधर बढ़ती है बढ़ा दीजिए। अब बुरे तो बन ही चुके हैं, तो भाई उधर बढ़े फिर बढ़ा दीजिएगा, आप घटिए तो घटा दीजिए ना साथ। जितना जितना क्विक रिएक्शन आपने पिछले कुछ हफ्तों में दिखाया, हाँ उतना ही क्विक रिएक्शन आप घटाने में भी दिखाना पड़ेगा। तब उससे उससे बहुत फायदे हैं विक्रांत। उससे ओएमसीज की या सरकार की मंशा भी ये नजर आएगी कि वाकई में हमने उस वजह से बढ़ाया था, और वही वजह अब जब ठीक हुई तो हमने घटा भी दिया। मैं होता तो आज हाँ आज नहीं, चलिए आज छोड़ दीजिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का रात को बयान आया, मैं कल सुबह चलिए मैं 89 पैसे घटा देता, हाँ 2 रुपए नहीं तो कुछ ना हाँ, कुछ मैं कुछ, जरूर घटाता, हाँ एक संकेत के रूप पे। हाँ। लेकिन सर एक जो परसेप्शन है, एक आम धारणा है, वो कैसे बदलेगी सर? ये उनको, लोगों को लगता है कि केवल पैसे बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल के, ये कह करके कि कच्चे तेल के कारण बढ़ गए हैं, लेकिन कच्चे तेल के कारण जब कम होते हैं तो उसका फायदा पब्लिक को कभी नहीं मिलता। ये एकदम आम धारणा है सर। हम अगर 100 लोगों से सर्वे करें तो 90 लोग, 95 लोग यही बात बोलेंगे। यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने जो अभी अभी पीछे आपके पिछले सवाल पे जवाब दिया, यही बात जवाब दी कि इससे सेंसिटिविटी पता लग जाएगी आपकी, कि आप जब बढ़ाते भी हैं तो जब वहां पर कीमत घटती है तो घटाते भी हैं। और आपको याद होगा आपके शो पे मैंने कुछ हफ्ते पहले बोला था कि सरकार को एक रेंज फिक्स करनी चाहिए। हम्म, उस समय $100 के आसपास था, कि 90 से 95 आएगा तो ये प्राइस होगी, 95 से 100 आएगा तो ये प्राइस होगी। आपको याद होगा मैंने हाँ सलाह दी थी बिल्कुल कि एक आपने रेंज बोला था। बनानी चाहिए। हाँ 100 से 105 होगा तो ये होगी, 105 से 110 होगा तो ये होगी। आप इधर आइए, अब अगर 90 से 85 होगा तो ये होगी, 80 से 85 होगा तो ये होगी, 70 से 75 होगा तो ये होगी, और 75 से 80 होगा तो ये। अगर ये रेंज उस टाइम फिक्स कर दी जाती हम्म तो आपको आज अटकलें लगाने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं घटेगा नहीं घटेगा, आपने तो बता रखा भाई ये होगा तो ये होगा। तो मुझे लग रहा है इस प्रकार की पॉलिसी लानी चाहिए। इससे इससे जो 90% लोग जो कह रहे हैं कि भाई बढ़ता है घटता नहीं है, हम्म वो भी दूर हो जाएगी धारणा, और इंटेंट भी हो जाएगी। क्योंकि जब पारदर्शिता नहीं रहती कि हाँ आपने अभी भी क्यों लिए जा रहे हैं, अब जवाब अगर नहीं घटा तो जवाब ही आएगा भाई पिछले बहुत घाटा हुआ है, हम तो पिछले हाँ घाटे को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लोग उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं होंगे कि आप कहें कि पिछले घाटे को आप पूरा कर रहे हैं। या मान लीजिए ओएमसीज कहने लगी कि भाई जो 1.25 लाख करोड़ सरकार ने हमें दिया था ना 76 दिन, अब हाँ ना हम ज्यादा लेके उसको वापस करेंगे सरकार को। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर मेरे हाथ में होता, आज मैं कम से कम 89 पैसे 1 रुपया जो सबसे पहली बढ़ोतरी हाँ हुई थी, वो मैं जरूर कम कर देता, इस खुशी में कि चलो भाई एक एक डील साइन होने वाली है तेरा, और अगर बढ़ जाता वापस हाँ तो मैं वापस कर देता। तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको? बार बार पहले भी तो याद होगा आपको, हाँ, डायनेमिक पहले प्राइसिंग भी होता सिस्टम था था। बिल्कुल। रोज पेट्रोल पंप जाते थे, 15 पैसे 10 पैसे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, उसको फिर बंद कर दिया गया। अब डायनेमिक प्राइसिंग मत करिए, पर कम से कम हालात के हिसाब से हाँ। आपको कम करना चाहिए। सर जी एक आखिरी सवाल की, आपने ये कहा था कि आपसे जब पिछले हफ्ते में चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि अगर युद्ध अभी रुक भी गया तो अगले 3 महीने बहुत कष्टकारी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है सर कि अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है, या कुछ सरकार की तरफ से अतिरिक्त कोशिशें की जा रही हैं जिसको देखते हुए लगता है कि शायद उतनी बुरी स्थिति ना बने, उसे कंट्रोल किया जा सके? आई एम श्योर की जा रही होंगी, नहीं की जा रही हो रही तो की जानी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सीलन की तरह महंगाई घुस चुकी है। हम्म अब जो माल बन चुका है वो महंगाई मिलता रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है दुकानों पे आ चुका है वो महंगा मिलता रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार को वॉर फुटिंग पर जमीन पे उतर जाना चाहिए। और अब तो बहुत अच्छा रीजन है, अगर आप उतरते हैं तो आप जो महंगाई ऑलरेडी सिस्टम में जा चुकी है, हाँ आप उसको भी पकड़ के वापस ले आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ करा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो 2-3 महीने की आगे चेतावनी दी जा रही थी कि 2-3 महीने टफ है,
वो चेतावनी कुछ हद तक वापस ली जा सकती है। परंतु अगर कुछ नहीं किया जाता तो वो चेतावनी अपनी जगह स्थिर है। विक्रांत के आने वाले 2-3 महीने टफ है, उसको तभी रिवर्स किया जा सकता है अगर आप दो तरीके से, एक तो आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को कुछ रिवर्स करें, दूसरा जो सिस्टम में महंगाई घुस चुकी है उसको आप पकड़ने की कोशिश करें कि वो धीरे धीरे सीप करके ग्राहकों तक जितनी कम पहुंचे उतना अच्छा है। तब आप इसको 2-3 महीनों को आसान बना सकते हैं, वरना अभी भी अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो 2-3 महीने, जैसा मैंने पहले कहा था, अभी भी मुझे टफ नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए, शुक्रिया। थैंक यू।